Assalamu alaikum everyone. In this video lecture, we are going to talk about transposition and transposable elements and the mechanism of transposition. So let's get started. What is transposition? तो ट्रांसपोजिशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ डीएनए सेगमेंट, डीएनए के सेगमेंट की या किसी सीक्वेंस की मूवमेंट है फ्रॉम वन जीनोमिक साइट, एक जीनोमिक साइट से किसी एक डीएनए एड्रेस से टू एन अदर किसी दूसरी साइट पर, इसे हम बोलेंगे ट्रांसपोजिशन। ठीक है, अब ट्रांसपोजिशन कौन करेंगे? डीएनए के वो सेगमेंट्स या डीएनए की वो सीक्वेंस जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो मूव कर सके। ठीक है, तो वो एलिमेंट्स या डीएनए के सेगमेंट्स जिनके अंदर एबिलिटी है कि वो मूव कर सकें उन्हें हम बोलेंगे ट्रांसपोजोन। अब सबसे पहले ट्रांसपोजोन्स को डिस्कवर किसने किया था? बारबारा मैकक्लिंटक डिस्कवर ट्रांसपोजोन्स इन 1940s में बारबारा मैकक्लिंटक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया था? इसको डिस्कवर किया था जब वो स्टडी करी थी जेनेटिक्स ऑफ मेज़ के जितने भी काइंड के हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तक जितने भी हमारे पास जानवर हैं उन सब के जीनोमिक के अंदर, सबके जेनेटिक मटेरियल के अंदर ट्रांसपोजोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमंस तक सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसपोजोन्स प्रेजेंट होते हैं। अब उन्होंने ये भी कहा कि ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा जो हमारे पास ह्यूमन जीनोम या फिर बैक्टीरियल जीनोम है उसके अंदर ट्रांसपोजोन या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो हमारे जीनोम को इफ़ेक्ट नहीं करते या उनका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता क्योंकि वो इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब हमने देखना है कि जो बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स हैं उनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स हैं, इनको डिस्कवर किया था जेम्स शैपिरो ने। जेम्स शैपिरो ने क्या किया? ये लैम्डा फेज को स्टडी कर रहा था, तो इसने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो हमारे पास लैम्डा फेज है जब ये बैक्टीरियल सेल पर इफ़ेक्ट करता है तो उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को टेक ओवर कर लेता है। ठीक है, जब ये बैक्टीरियल सेल के अंदर रेप्लिकेशन करने लगता है तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वो अपने डीएनए के अंदर कुछ सेगमेंट्स बैक्टीरियल डीएनए के भी इनकॉर्पोरेट कर लेता है। ठीक है, जिसके नतीजे में रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। ठीक है, लैम्डा फेज पिकअप होस्ट डीएनए मतलब बैक्टीरियल सेल का डीएनए भी अपने अंदर पिक कर लेता है ड्यूरिंग लाइटिक इन्फेक्शन। अब उसने क्या किया? जेम्स शैपिरो ने अलाउ किया इस लैम्डा फेज को कि वो पिक करे बैक्टीरियल सेल के उस फ्रेगमेंट को या उस जीन्स को जो कि ग्लैक्टोज यूटिलाइजेशन जीन्स हैं। ठीक है, गाल पॉजिटिव जीन को एक तो लैम्डा फेज की ऐसी टाइप बनाई जो कि ग्लैक्टोज यूटिलाइजेशन जीन को जिन्होंने पिक किया, और दूसरी उसने टाइप बनाई जिसके अंदर म्यूटेंट काउंटर पार्ट गाल नेगेटिव जीन था, उसको पिक करवाया। ठीक है, फिर उसने इन दोनों टाइप्स के जो फेजेस थे, इन दोनों टाइप के जो लैम्डा फेजेस थे उनकी डेंसिटी को मेजर किया और उसकी बेस पर बताया कि किसके अंदर जो इंसर्ट है डीएनए इंसर्ट हुआ है और किसके अंदर लेस डीएनए इंसर्ट हुआ है। ठीक है, उसने मेजर किया रिकम्बिनेंट डीएनए को। ठीक है, मेजर कैसे किया? सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन के ज़रिए। फिर उसने क्या हमें डेमोन्स्ट्रेट किया? द मोर डीएनए इट कंटेन्स द मोर डेंसर इट विल बी। ठीक है, अब जितना एक लैम्डा फेज के अंदर डीएनए ज़्यादा इंसर्ट हुआ होगा वो उतना ही ज़्यादा डेंसर होगा, क्योंकि हमारे पास जो लैम्डा फेज है उसका जो सबसे आउटर कवर होता है जिसे हम कैप्सिड या फिर बोलते हैं प्रोटीन कोट बोलते हैं, प्रोटीन कोट का जो वॉल्यूम होता है वो सबके अंदर सेम होता है। फ़र्क कहाँ पर आएगा? उसके जेनेटिक मटीरियल के अंदर। अब वो फेज टाइप्स जिसके अंदर ये जो हमारे पास डीएनए है वो ज़्यादा होगा वो मोर डेंसर होंगे, और जिनके अंदर ये डीएनए मटीरियल लेस होगा उसके अंदर वो लेस डेंसर होंगे। ठीक है, अब वो वाले फेज हार्बरिंग गाल नेगेटिव मतलब वो वाले फेजेस जिनके अंदर म्यूटेंट काउंटर पार्ट था गाल जीन का, टर्न्ड आउट टू बी मोर डेंसर, वो ज़्यादा डेंसर थे देन वाइल्ड टाइप जीन कौन सा है? गाल पॉजिटिव जीन। ठीक है, वो उनसे ज़्यादा डेंसर थे एंड देयरफॉर हेल्ड मोर डीएनए। अब जो हमारे पास गाल नेगेटिव थे वो ज़्यादा डेंसर थे, इसका मतलब है कि उनके अंदर ज़्यादा डीएनए इंसर्ट हुआ था। फॉरेन डीएनए हैड इंसर्टेड इनटू गाल जीन, फॉरेन डीएनए आकर इंसर्ट हो गया था गाल जीन की साइट पर और उसको उसने क्या कर दिया था? इनएक्टिव कर दिया था। ठीक है, अब हमारे पास जीन की डीएनए की वो सीक्वेंसेस जो किसी जीन के अंदर या फिर किसी डीएनए के सेगमेंट के अंदर जाकर इंसर्ट हो जाएं और उसको इनएक्टिव कर दें, उसे हम बोलते हैं इंसर्शन सीक्वेंसेस। दोज डीएनए सीक्वेंसेस डैट इनएक्टिवेटेड ए जीन, डीएनए की वो सीक्वेंसेस जो कि किसी जीन को इनएक्टिव कर दें बाय इंसर्टिंग इनटू इट, इसके अंदर इंसर्ट होने के बाद, तो इन्हें हम बोलेंगे इंसर्शन सीक्वेंसेस। इन रेयर केसेस दीज सीक्वेंसेस रिवर्ट, अब बहुत कम ऐसा होता है कि ये सीक्वेंसेस रिवर्ट हो जाए, मतलब वो जो इनके
उनके अंदर जो फॉरेन डीएनए आकर इंसर्ट हुआ था वो दोबारा से उनसे अलग नहीं होता। ठीक है, अब हमने सिंपलेस्ट बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स को स्टडी करना है, उनके स्ट्रक्चर को, और देखना है कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि नेसेसरी होती हैं ट्रांसपोजिशन के लिए। ठीक है, बैक्टीरियल इंसर्शन सीक्वेंसेस कंटेन एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर ट्रांसपोजिशन। इसके पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि ट्रांसपोजिशन के लिए नेसेसरी होते हैं। अब वो एलिमेंट्स कौन से हैं? वन एलिमेंट इज़ स्पेशल सीक्वेंसेस। अब उस जो हमारे पास इंसर्शन सीक्वेंस होगी उसके पास कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस होंगे एट ट्रांसपोजोन्स एंड, ट्रांसपोजोन के एंड पर वो मौजूद होंगे। वन ऑफ विच इज़ इन्वर्टेड रिपीट टू दी अदर, और वो दोनों एंड्स होंगे, ट्रांसपोजोन के दोनों एंड्स वहाँ पर प्रेजेंट होंगे और दोनों एक दूसरे के इन्वर्टेड रिपीट्स होंगे। ठीक है, अभी हम डायग्राम में इसको इलेबोरेट करेंगे कि ये क्या कह रहा है इस चीज़ में। सेकंड एलिमेंट इज़ सेट ऑफ जीन्स। दूसरी चीज़ क्या होगी? इसके पास सेट ऑफ जीन्स होंगे जो कि क्या करेंगे? डेट कोड फॉर एंजाइम्स, जो कि उन एंजाइम्स को सिंथेसाइज करेंगे जो कि ट्रांसपोजिशन को कैटालाइज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप डायग्राम में देखें, आपको वो बात क्लियर होगी जो हम इन्वर्टेड रिपीट वाली कर रहे हैं। अब ये हमारे पास ये एक प्लाज्मिड है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड है, इसके पास ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, पहले तो आप देखें हमारे पास ये एक ट्रांसपोजोन, अगर मैं आपको सिंपल सा बना के दिखाऊं तो ये हमारे पास डीएनए का एक सीक्वेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ट्रांसपोजेसिस जीन्स हैं। ठीक है, ट्रांसपोजेसिस मतलब वो जीन्स हैं जो कि ट्रांसपोजिशन में हेल्प करने वाले एंजाइम्स को कोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस जगह पर हमारे पास और दोनों साइड्स पर यहाँ पर कुछ रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं। उसके साथ हमारे पास यहाँ पर टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स प्रेजेंट है और इस साइड पर भी टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स प्रेजेंट है। अब ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें हमने देखना है उन स्पेशल सीक्वेंसेस को जो कि एक दूसरे के इन्वर्टेड रिपीट्स हैं। ये हमारे पास है प्लाज्मिड। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड इसमें हमारे पास क्या मौजूद है? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है। ठीक है, अब ये वाली आप सीक्वेंस देखें, ये जो सीक्वेंस है ये इस सीक्वेंस के इन्वर्टेड रिपीट है। वो कैसे? ये देखें, सी 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 ए जी ए सी। अब इसका जो हमारे पास इन्वर्टेड रिपीट है वो यहाँ पर मौजूद है। सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? जी जी जी। ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, जी का सी, ए का टी और सी का जी। अब ये वाली जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर इन्वर्टेड फॉर्म में है, मतलब ये यहाँ पर जी 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 पढ़ना है, यहाँ पर हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये हमारे पास डीएनए का अगर फिफ्थ एंड है तो ये हमारे पास कौन सा एंड होगा? थर्ड एंड। ठीक है, अब इसके थर्ड एंड से हमने इसको लिखना स्टार्ट करना है, मतलब जी 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 जी, और यहाँ पर है इसका कॉम्प्लीमेंट्री टी सी टी जी, टी सी टी जी। ठीक है, आपने बात पिक कर दी है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी ऐसी है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है सी सी, मतलब ऊपर वाला इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा सी 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 ए जी ए सी, सी 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 ए जी ए सी। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी सीक्वेंस है? इन्वर्टेड रिपीट में मौजूद है। ठीक है, अब हमारे पास स्टैनले कोवल एक साइंटिस्ट था, उसने इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए क्या वाकई ये इन्वर्टेड रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं या नहीं, ट्रांसपोजोन्स में इन्वर्टेड रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं या नहीं, उसने क्या किया, ये जो प्लाज्मिड के दोनों स्ट्रैंड्स थे इनको कर दिया सेपरेट। ठीक है, जब प्लाज्मिड के दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो गए तो क्या हुआ, उसने कहा कि अगर तो इनके अंदर स्टेम लूप बन जाता है तो इसका मतलब कि इन्वर्टेड रिपीट्स प्रेजेंट होंगी, लेकिन अगर स्टेम लूप फॉर्मेशन नहीं होती तो इन्वर्टेड रिपीट्स प्रेजेंट नहीं होंगे। अब ये देखें, ये जो हमारे पास सेपरेटेड इसका स्ट्रैंड आया एक। ठीक है, अब ये जो हमारे पास सीक्वेंस है, यहाँ से ये वाला जो डीएनए का सेगमेंट है या ये ऐसे लूप बना लेगा, जैसे यहाँ पर ये लूप बन गया, और ये वाले जो सीक्वेंस है वो ऐसे आ जाएगी नीचे को। ठीक है, सी ए जी ए, सी ए जी ए, सी 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 सी। ठीक है, ये सीक्वेंस ऐसे आ गई और ये भी क्या होगी? सीक्वेंस ऐसे नीचे इन्वर्ट हो जाएगी और लूप बना देगी, ये ऐसे सीक्वेंस। अब ये देखें, ये एक दूसरे के दोनों कम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेम लूप फॉर्मेशन होगी है, जिससे हमें ये बात साबित होगी कि जो हमारे पास ट्रांसपोजोन्स हैं उनके अंदर इन्वर्टेड रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस स्ट्रैंड के साथ भी है कि यहाँ पर भी क्या होगा? लूप फॉर्मेशन हो जाएगी, नीचे से भी लूप बन जाएगा, और ये जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है ये आपस में क्या कर लेंगी? स्टेम लूप बना लेंगे। ठीक है, तो ये जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने इस चीज़ में याद रखना है वो ये है कि जो एंजाइम्स हमारे पास
ट्रांसपोजिशन को कैटालाइज करते हैं वो किस वे में वर्क करते हैं। अब ये आप यहाँ पर डायग्राम में देखिएगा कि ये हमारे पास फ़र्ज़ करें एक प्लाज्मिड है, ठीक है, और इस प्लाज्मिड की यहाँ पर कोई सीक्वेंस मौजूद है। हम कोई हाइपोथेटिकल सीक्वेंस ले लेते हैं कि CGATC ले लिए। अब इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगी, GCTAG, ठीक है। अब जो हमारे पास ट्रांसपोजेज इंजाइम है वो जब कट लगाएगा तो वो कट कहाँ पर लगाएगा, राइट वे में नहीं लगाएगा कट, बल्कि वो जिगजैग फैशन में या फिर स्टैगर्ड फैशन में कट लगाएगा। फ़र्ज़ करें उसने इस सीक्वेंस में यहाँ पर कट लगाया तो या इस सीक्वेंस में मतलब इस स्ट्रैंड में वो यहाँ पर कट लगाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास कटिंग हुई है इसके नतीजे में हमारे पास जो प्लाज्मिड होगा वो इस फॉर्म में होगा कि ये CGAT इस साइड पर होंगे और C इस साइड पर होगा क्योंकि यहाँ पर कट लगा है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये G यहाँ पर अकेला रह जाएगा और ये जो इसकी बाकी सीक्वेंस है वो इस साइड पर होगी, CTAG, ठीक है। अब ये जो इसके दरमियान ये स्पेस है यहाँ पर आकर हमारे पास ट्रांसपोजोन फिट हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और यहाँ से ये सीक्वेंस भी फिल हो जाएगी और यहाँ पर ये जो स्पेस थोड़ी सी बची होगी वहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड्स आकर अटैच हो जाएंगे या फिल हो जाएंगे और हमारे पास फुली जो डबल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड बन जाएगा जिसके अंदर ट्रांसपोजोन या फिर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट हो चुके होंगे, ठीक है। तो ये रही हमारे पास के जो ट्रांसपोजोन के अंदर इंजाइम्स या ट्रांसपोजेजेस इंजाइम होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, वो स्टैगर्ड फैशन में वर्क करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोजोन्स। कुछ इंसर्शन सीक्वेंसेस और ट्रांसपोजोन्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिन्हें हम सेल्फिश डीएनए बोलते हैं। अब हम इन्हें सेल्फिश क्यों कहते हैं, क्योंकि ये होस्ट सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करते हैं रेप्लिकेशन के लिए और अपेरेंटली उनको कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचाते, इसलिए हम उनको सेल्फिश डीएनए कह देते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास ट्रांसपोजोन्स ऐसे होते हैं जो कि वैल्यूएबल होते हैं। अब वो वैल्यूएबल क्यों होते हैं, क्योंकि उन ट्रांसपोजोन्स के पास कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, ठीक है। जब ऐसा ट्रांसपोजोन किसी प्लाज्मिड के साथ या टारगेट डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा और तो फिर वो उस सेल की जो रेजिस्टेंस है उसको इन्हांस कर देगा। अब इसके अलावा कुछ ट्रांसपोजोन्स ऐसे होते हैं जो कि इजीली ट्रैक किए जा सकते हैं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट्स के लिए वो वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है। तो ये हम आगे एक एग्जांपल देखते हैं इसकी। हमारे पास दो प्लाज्मिड्स हैं, एक हमारे पास है डोनर प्लाज्मिड और दूसरा हमारे पास है टारगेट प्लाज्मिड। अब जो हमारे पास डोनर प्लाज्मिड है उसके पास कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन मौजूद है, ठीक है। अब इसी डोनर प्लाज्मिड के पास ट्रांसपोजोन प्रेजेंट है और उस ट्रांसपोजोन के पास एम्प्लिसिन रेजिस्टेंस जीन मौजूद है, ठीक है। अब जो हमारे पास टारगेट प्लाज्मिड है उसके पास क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन मौजूद है। जब टारगेट प्लाज्मिड के अंदर डोनर प्लाज्मिड का ट्रांसपोजोन आएगा आफ्टर ट्रांसपोजिशन तो क्या होगा कि जो हमारे पास टारगेट प्लाज्मिड है जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन मौजूद था उसके पास एक और जीन आ जाएगा, एम्प्लिसिन रेजिस्टेंस जीन, जो कि ट्रांसपोजिशन के बाद आया है, ठीक है। तो इस तरह उसकी रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट बढ़ जाएगी। इसको हम डायग्राम से देखते हैं। ये आप देखें हमारे पास डायग्राम है, ये हमारे पास है डोनर प्लाज्मिड और ये हमारे पास है टारगेट प्लाज्मिड, ठीक है। जो हमारे पास डोनर प्लाज्मिड है उसके पास कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन मौजूद है और जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स है उसके अंदर उसके पास एम्प्लिसिन रेजिस्टेंस मौजूद है। और जो हमारे पास टारगेट प्लाज्मिड है उसके पास सिर्फ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस मौजूद है। जब ये दोनों मिलेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारे पास यहाँ पर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स थे उसमें से जो हमारे पास TN3 ट्रांसपोजोन है वो रेप्लिकेट करेगा और इसके अंदर इंटीग्रेट या इनकॉर्पोरेट कर जाएगा। अब यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अलावा हमारे पास एम्प्लिसिन रेजिस्टेंस जीन भी आ गया जो कि आफ्टर ट्रांसपोजिशन इसके अंदर इंटीग्रेट हो गया था। तो इस तरह इस प्लाज्मिड की रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी जिस बैक्टीरियल सेल के अंदर ये प्लाज्मिड इंटर होगा, ठीक है। अब हमारे पास आगे बारी आती है कि जो ट्रांसपोजिशन है वो किस किस तरह हो सकती है, मतलब इसके मैकेनिज्म्स क्या हैं ट्रांसपोजिशन के। तो ट्रांसपोजोन्स आर समटाइम्स कॉल्ड जंपिंग जीन्स। जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं उनका हम समटाइम्स जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं क्योंकि इनके पास एबिलिटी होती है कि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव कर सकते हैं, ठीक है।
अब ये जो इनकी मूवमेंट है, ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना है, उसके कितने मेथड्स या फिर मोड्स हैं, अब हमने वो स्टडी करने हैं। ट्रांसपोजिशन कैन अकर बाय 2 मोड्स, ये 2 तरीक़ों से हो सकती है। एक होती है नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन और एक होती है रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन, ठीक है। जो नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन है, इसका ही दूसरा नाम कंजर्वेटिव या फिर आप कह सकते हैं कंजर्वेटिव ट्रांसपोजिशन होती है, ठीक है। इसका इन दोनों का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन है उसके लिए आपने एक फ्रेज़ याद रखनी है, कट एंड पेस्ट, और जो रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन है उसके लिए आपने याद रखनी है कॉपी एंड पेस्ट। अभी हम इनको डायग्राम्स के ज़रिए देखते हैं कि इनके ये नाम या इनको इन फ्रेजेस से क्यों याद रखा जाता है। अब ये हमारे पास है डायग्राम रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन की, इसे देख के आपने परेशान नहीं होना, ये बहुत ईजी है। तो जो हमारे पास ट्रांसपोजोन है TN3, ठीक है, TN3 ये उसका स्ट्रक्चर है। अब इसमें आप देखें जो इसके दोनों एंड्स हैं वहाँ पर हमारे पास इन्वर्टेड रिपीट्स मौजूद हैं, ठीक है। ये दोनों इन्वर्टेड रिपीट्स हैं और इनके दरमियान हमारे पास ये 2 जीन्स हैं, TNPA और TNPR जीन। ये दोनों इंस्ट्रूमेंटल जीन्स हैं जो ट्रांसपोजिशन हमारे पास 2 स्टेप्स में होती है, ये उनमें हेल्प करते हैं। दोनों स्टेप्स में एक जीन एक स्टेप में हेल्प करेगा और दूसरा जीन दूसरे स्टेप को कैटालाइज करेगा। और दूसरा हमारे पास जो BLA जीन है वो मौजूद है जो कि इनकोड करता है एम्प्लिसिन इन एक्टिवेटिंग बीटा लैक्टामेज जीन को, ठीक है। अब फर्ज करें हमारे पास 2 एक हमारे पास टारगेट प्लाज्मिड है ये वाला, और दूसरा हमारे पास डोनर प्लाज्मिड है जिसके पास ट्रांसपोजोन मौजूद है, ठीक है। जब हम इन दोनों को फ्यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जो टारगेट प्लाज्मिड है वो डोनर प्लाज्मिड के साथ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा या फिर कह लें कि फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। टारगेट की फ्यूजन किसकी मदद से हो रही है, हमारे पास ट्रांसपोजेज इंजाइम या फिर ट्रांसपोजेज जीन TNPA की मदद से ये क्या होंगे, फ्यूज़ होंगे। अब ये जो हमारे पास है ये टारगेट प्लाज्मिड वाला एरिया, और ये जो हमारे पास है ये है डोनर प्लाज्मिड, और ये हमारे पास उसके अंदर जो ट्रांसपोजोन मौजूद था वो जो कि जिसने रेप्लिकेशन करनी है। अब फ़र्ज़ करें इसने रेप्लिकेशन कर लिया और इसके जो होमोलोगस साइट्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हो गई हैं। अब जो इसका सेकंड स्टेप है उसके अंदर TNPR रेजोल्यूशन जीन जो है ना वो यूज़ होगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको इंटीग्रेट को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, और हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट प्लाज्मिड्स आ जाएंगे। एक इन दोनों के पास TN3 ट्रांसपोजोन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थी एक सिंपल डायग्राम रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन की, जिसमें जो ट्रांसपोजोन होगा वो पहले रेप्लिकेट करेगा और रेप्लिकेट करने के बाद अपनी जो कॉपी होगी वो टारगेट प्लाज्मिड के अंदर ऐड कर देगा, ठीक है। अब हमने रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन की जो डिटेल्ड डायग्राम है वो देखनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने करनी है, ये वैसे समझ लें, लेकिन इसकी जो सिंपल डायग्राम है वो भी काफ़ी है, लेकिन आप इसको भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। ये हमारे पास है डोनर प्लाज्मिड और ये हमारे पास है टारगेट प्लाज्मिड। जो डोनर प्लाज्मिड है उसके पास ट्रांसपोजोन या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास ट्रांसपोजेज एंजाइम है वो इन प्लाज्मिड्स पर स्टैगर्ड कट लगाएगा, ठीक है। एक कट उसने यहाँ पर लगाया, दूसरा कट यहाँ पर लगाएगा। यहाँ पर फर्ज कर लें A और B जो एंड्स हैं और यहाँ पर CD एंड्स हैं, और यहाँ पर इस साइड पर कट लगाया है और इसके इनर स्टैंड में इस साइड पर कट लगाया। ये स्टैगर्ड कट्स जब लग जाएंगे तो ये जो स्टैगर्ड कट्स हैं ये फ्री एंड्स प्रोड्यूस करेंगे, और ये जो फ्री एंड्स हैं जब हम इन दोनों प्लाज्मिड्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये फ्री एंड्स आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। अब ये देखें, जो इस प्लाज्मिड डोनर प्लाज्मिड का आउटर स्ट्रैंड है वो दूसरे टारगेट प्लाज्मिड के आउटर स्ट्रैंड के साथ मिलेगा। कैसे, ये देखें, ये हमारे पास है A और यहाँ तक है B, ठीक है। अब इस स्ट्रैंड का जो दूसरा प्लाज्मिड है उसका EF, यहाँ से E, और ये उसी स्ट्रैंड के A वाली एंड पर जाकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जो इसका इनर स्ट्रैंड है CD, वो इसके इनर साइड पे आएगा C और यहाँ तक आ गया D, ठीक है। अब जो इसका इनर स्ट्रैंड है G और H, वो G यहाँ पर इसके साथ आकर अटैच होगा G, और इसके इनर स्ट्रैंड के यहाँ पर आकर रुक जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फ्री स्पेसिस हैं यहाँ पर होगी रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन किसकी होनी है, वो ट्रांसपोजोन एलिमेंट या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की होनी है, ठीक है। अब यहाँ से ये फ़र्ज़ कर लें इतना पोर्शन हमने यहाँ पर ले लिया जहाँ से
रेप्लिकेशन होनी है। यहाँ से रेप्लिकेशन होगी और ये स्पेस फिल हो जाएगी, और यहाँ से ई से बी तक रेप्लिकेशन होगी और ये स्पेस फिल हो जाएगी। इस तरह यहाँ पर भी स्ट्रैंड बन जाएगा और यहाँ पर भी डीएनए का स्ट्रैंड बन जाएगा, और ये हमारे पास एक कंप्लीट रेप्लिकेटिव फॉर्म आ जाएगी इसकी। ठीक है, अब ये जो हमारे पास प्लाज्मिड की फॉर्म आई है ये को इंटीग्रेट फॉर्म है। ठीक है, जिसमें टारगेट और दोनों प्लाज्मिड्स मौजूद हैं। अब हमारे पास रिजोल्वेज एंजाइम आएगा और इस प्लाज्मिड को कट कर देगा और 2 इंडिपेंडेंट प्लाज्मिड्स हमारे पास बन जाएंगे, और इन दोनों इंडिपेंडेंट प्लाज्मिड्स के पास हमारे पास ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स या फिर ट्रांसपोजोन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी नहायत सिंपल डायग्राम बताऊं तो ये देखें, हमारे पास ये डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब यहाँ पर फर्ज कर लें हमारे पास ट्रांसपोजेबल या ट्रांसपोजोन प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये इसकी ओरिजिनल साइट है, यहाँ से इसकी क्या होगी रेप्लिकेशन के नतीजे में जो इसकी कॉपी बनेगी वो कॉपी जाकर डीएनए के किसी और सेगमेंट या किसी और एरिया या प्लेस पर जाकर क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। ठीक है, अब ये भी हमारे पास क्या ट्रांसपोजिशन है। ठीक है, डीएनए की एक साइड से किसी दूसरी साइड पर जाकर ट्रांसपोजिशन हो गई है। ठीक है, अब इसमें क्योंकि डीएनए जो ट्रांसपोजोन था वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर प्रेजेंट था, बस उसकी कॉपी तैयार हुई और किसी डीएनए के किसी और साइट पर जाकर अटैच हो गई है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कॉपी एंड पेस्ट। मतलब यहाँ से कॉपी हुई और किसी और जगह पर जाकर क्या हो गई है, पेस्ट हो गई है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन है वो है नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन। जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये नॉन रेप्लिकेटिव मतलब इसके अंदर रेप्लिकेशन नहीं होगी, और रेप्लिकेशन किए बगैर ही ट्रांसपोजोन जो है वो एक डीएनए की साइड से किसी दूसरी डीएनए की साइड पर जाकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी पहले मैं आपको ना ईजीएस्ट डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ। ये फ़र्ज़ करें हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, और इसके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और ये फ़र्ज़ कर लें इसके पास ट्रांसपोजोन वाला एरिया मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ से ट्रांसपोजोन अलग हो जाएगा, ट्रांसपोजोन यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो गया है, और जो हमारे पास टारगेट डीएनए है, ठीक है, ये फ़र्ज़ कर लें हमारे पास टारगेट डीएनए इस टारगेट डीएनए के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये इस टारगेट डीएनए के साथ अटैच होगा तो ये डेंसर हो जाएगा, इसके पास ज़्यादा डीएनए के फ्रेगमेंट्स या डीएनए की सीक्वेंस बढ़ जाएगी, डेंसर हो जाएगा, और ये जो हमारे पास डोनर सीक्वेंस थी डीएनए की उसके अंदर गैप आ जाएगा। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये उसके अंदर क्या आ गया है, गैप आ गया जो कि ट्रांसपोजोन के निकलने से आया। अब इस गैप को हम रिपेयर कर लेंगे और जो हमारे पास ट्रांसपोजोन है वो इस डीएनए उसके साथ आकर अटैच हो जाएगा। अब जो इसकी डिटेल्ड डायग्राम है हम उसकी तरफ आते हैं। इसके पहले 2 स्टेप्स बिल्कुल ऐसी हैं जैसे रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन के थे। जैसे ये हमारे पास डोनर प्लाज्मिड, ये है हमारे पास टारगेट प्लाज्मिड। ठीक है, अब इन दोनों पर क्या होंगे, स्टैगर्ड कट्स लगेंगे और इन दोनों प्लाज्मिड्स को हमने आपस में कर देना है ज्वाइन। इनके फ्री एंड्स आपस में हो जाएंगे ज्वाइन, जैसे उनका मैंने आपको बताया था कि जो आउटर हमारे पास स्ट्रैंड है वो आपस में मिलेंगे दोनों के, और फिर दोनों के इनर स्ट्रैंड्स मिलेंगे। ठीक है, अब उसमें क्या होता था कि जब दोनों फ्री एंड्स मिल जाते थे तो जो स्पेस होती थी वहाँ से रेप्लिकेशन हो जाती थी और हमारे पास एक को इंटीग्रेट प्लाज्मिड बन जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रेप्लिकेशन नहीं होगी बल्कि मज़ीद यहाँ पर कट्स लगेंगे, और वो कट कहाँ पर लगेंगे, ट्रांसपोजोन के एंड्स पर लगेंगे। ठीक है, जो ट्रांसपोजोन के एंड्स हैं वहाँ पर कट्स लगेंगे, और यहाँ से ये जो हमारे पास डोनर प्लाज्मिड का ये वाला पोर्शन है जिसमें ट्रांसपोजोन का कोई पोर्शन नहीं रहा वो अलग हो जाएगा, और ये जो हमारे पास ट्रांसपोजोन है वो टारगेट प्लाज्मिड के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें जैसे ये हमारे पास डोनर प्लाज्मिड वाला पोर्शन है ये अकेला रह गया, और जो इसके साथ ट्रांसपोजोन का वाला पोर्शन था वो यहाँ पर जो हमारे पास टारगेट प्लाज्मिड है उसके सेगमेंट के साथ अटैच हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, टारगेट प्लाज्मिड है जिसके अंदर क्या आकर अटैच हो गया, ट्रांसपोजोन, और ये जो हमारे पास जो डोनर प्लाज्मिड था जिससे ट्रांसपोजोन अलग हो गया और इसके पास आ गया, ये वाला जो पोर्शन है इसको रिपेयर कर लिया जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाएंगे और हमारे पास अगेन डबल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड जो है वो तैयार हो जाएगा। सो गाइज दिस ऑल अबाउट ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोजिशन।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस कॉन्सेप्ट की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।